नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। शिक्षा पर अधिक खर्च आवश्यक है, दैनिक जागरण। जलवायु परिवर्तन पर न्यायिक सक्रियता, बिजनेस स्टैंडर्ड, नक्सली चुनौती जनसत्ता। अब आर्टिकल विस्तार से। शिक्षा पर और अधिक खर्च आवश्यक है, दैनिक जागरण। डॉक्टर विजय कुमार तिवारी, लेखक, जेएनयू के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं। लंदन की उच्च शिक्षा विश्लेषण कंपनी क्वार्टरली साइमंड्स यानी क्यूएस की ओर से जारी ताजा विश्व रैंकिंग में 59 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों ने जगह बनाई। दुनिया के उत्कृष्ट संस्थानों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू को 20वां स्थान दिया गया। इसे देश का सबसे विश्वविद्यालय आंका गया है। वहीं आईआईएम अहमदाबाद व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन की श्रेणी में विश्व के शीर्ष 25 संस्थानों में से एक है। इसी तरह आईआईटी मद्रास, दिल्ली और मुंबई ने भी दुनिया के 50 शीर्ष स्थानों में जगह बनाई। जेएनयू लंबे समय से देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में रहा है। 1969 में स्थापना के वर्ष से ही यह सदैव उत्कृष्टता, रचनात्मकता और बौद्धिकता की अनवरत तलाश में है। विचारों की दुनिया में जेएनयू का विशेष स्थान है। विचारों की दुनिया में जेएनयू का विशेष स्थान, इसमें भारत और विश्व स्तर पर क्या हो रहा है इसके बारे में खुलकर विचार रखे जाते हैं। जेएनयू ने गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना संभव बनाया है। इसीलिए इसे देश का सबसे सस्ता विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए इसने हाल ही में भारतीय भाषा केंद्र की शुरुआत की है। जेएनयू में सामाजिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के साथ ही बदलते समय में आयुर्वेद एवं परंपरागत संगीत, आधुनिक चिकित्सा, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू की जा चुकी। मंत्री, नोबेल विजेता और चर्चित नौकरशाह देने का श्रेय भी जेएनयू को है। क्यूएस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से शोध केंद्रों का विस्तार करने वाले देशों में से भी एक है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच देश में शोध कार्यों में 54% तक की वृद्धि हुई है, जो न केवल वैश्विक औसत के दोगुने से अधिक है बल्कि पश्चिमी समकक्षों से भी काफी आगे है। इसके चलते भारत अब शोध क्षेत्र में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है और इस अवधि में 13 लाख अकादमिक शोध पत्र तैयार किए गए। मौजूदा गति को देखते हुए भारत शोध उत्पादकता में ब्रिटेन को पीछे छोड़ने के करीब है। यह भारतीय शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रमुखता को भी दर्शाता है। आज इजराइल ने भी यह दिखा दिया है कि एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्राथमिकता देकर सतत विकास हासिल किया जा सकता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश के पास दीर्घकालिक और सार्थक स्तर पर ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो उसे शक्ति प्रदान करती है। देश में जितनी बौद्धिक संपदा सृजित होगी, उतने ही बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। जो राष्ट्र अनुसंधान एवं विकास में निवेश में विफल रहता है, वह आर्थिक अस्थिरता में फंसता रहता है। अनुसंधान एवं विकास ही बेहतर जीवन के द्वार खोलता है। इसे देखते हुए भारत में पिछले साल राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन हुआ था। देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारतीय सभ्यता एवं भारतीय ज्ञान परंपरा ने प्राचीन समय से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को एक मजबूत आधार दिया है। आर्यभट्ट और श्रीनिवासन रामानुजन जैसे प्रतिभाशाली लोगों ने पूरे संसार को एक नई राह दिखाई। सवाल यह उठता है, शोध की इतनी योग्यता रखने वाला देश इतने कम घरेलू न परिवर्तन क्यों पैदा करता है? शायद इसका उत्तर यही है कि हमने अनुसंधान एवं विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना अन्य देशों ने दिया। जहाँ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च किया है, वहीं हम आज तक उचित बजट की बाट जोड़ रहे हैं। अनुसंधान एवं विकास पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.6% है और विश्व औसत 1.8% से काफी नीचे है। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान उसके सकल व्यय का 40% से कम है, जबकि 19 देशों में यह आंकड़ा 75% से अधिक है। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार इससे उबरने के लिए नवीन पहल कर रही है। डिजिटल विश्वविद्यालय और गतिशक्ति विश्वविद्यालय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहे हैं। इन नए प्रयासों के चलते ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 132 देशों की सूची में 40वें स्थान पर आया है। 2015 में यह 81वें स्थान पर था, जो एक बड़ा सुधार है। इन उपलब्धियों के साथ ही देश की शिक्षा के समक्ष कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जिनका समाधान किया जाना समय की मांग है। उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मानकों में सुधार के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत ने 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि उच्च शिक्षा में फेलोशिप बढ़ाए जाएं, छात्रों को सस्ते दर पर एजुकेशन लोन की व्यवस्था की जाए और
कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में सब्सिडी दी जाए, जिससे यह विश्व रैंकिंग लगातार बढ़ती रहे। इसके अलावा रेवड़ी के दायरे में आने वाले विभिन्न योजनाओं का पैसा भी शिक्षा क्षेत्र में लगाना समय की मांग है। भारत के पास नवाचार का वैश्विक चालक बनने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां, एक मजबूत बाजार क्षमता, असाधारण प्रतिभाएं और मितव्ययी नवाचार की एक संपन्न संस्कृति है। जरूरत है तो उचित बजट एवं प्रतिभाओं के सही मार्गदर्शन की। ये काम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च करके ही किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन पर न्यायिक प्रक्रिया, बिजनेस स्टैंडर्ड। कनिका दत्ता, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हाल ही में तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया, जिससे एक चेतावनी मिल रही है कि इस साल अच्छी गर्मियां पड़ने वाली हैं। ऐसे में दो न्यायिक फैसले जलवायु परिवर्तन को लेकर नया दृष्टिकोण देते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तो 21 मार्च के एक आदेश का विस्तृत निर्णय अपलोड कर दिया है, जिसमें पहली बार जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से बचाव को एक विशिष्ट अधिकार बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 14 तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 इस अधिकार के अहम स्रोत हैं। यहाँ से करीब 6000 किलोमीटर दूर स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय मानवाधिकार अदालत ने 2000 से अधिक स्विस महिलाओं के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर निर्णय दिया। ये सभी महिलाएं वरिष्ठ नागरिक थीं। ये फैसला जलवायु परिवर्तन को मानवाधिकार से जोड़ने के मामले में एक वैश्विक नजीर पेश करता हुआ प्रतीत होता है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि स्विस सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम रही है और इस प्रकार अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन किया है। जलवायु के जुड़े कदमों को लेकर दिए गए इस निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। दोनों निर्णयों में समानता नजर आती है, लेकिन ये समानता सतही है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक वाणिज्यिक पहलू का समाधान करता है। यह मामला राजस्थान और गुजरात में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक विशालकाय पक्षी जिसे जीआईवी कहा जाता है, के संरक्षण और सौर ऊर्जा डेवलपरों के ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के अधिकार से संबंधित था। ताजा निर्णय जीवाश्म ईंधन के बजाय लोगों के स्वच्छ ऊर्जा के अधिकार को रेखांकित करता है और सर्वोच्च न्यायालय के 2021 के एक निर्णय को पलटता है, जिसमें कहा गया था कि सभी ओवरहेड ऊपर से गुजरने वाली ज्यादा और कम वोल्टेज वाली बिजली की लाइनों को भूमिगत किया जाए, ताकि उस क्षेत्र में उड़ने वाले जीआईवी प्रभावित न हो। सरकार की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। वास्तविकता यह है कि बिजली की लाइन को जमीन से नीचे ले जाने और 100 डेवलपरों की लागत बढ़ जाती है। गत वर्ष विशेषज्ञ समिति ने कहा कि डेवलपरों को इन पक्षियों की बसाहट वाले इलाकों में चिड़ियों को भगाने वाले तथा एलईडी आधारित चेतावनी डिस्क लगानी चाहिए। यद्यपि ये कम लागत वाला उपाय है, लेकिन इसकी स्थापना के लिए मंजूरी हासिल करने में दिक्कत हो सकती है और इन उपकरणों के लिए सक्षम विक्रेताओं की भी कमी हो सकती है। गत वर्ष नवंबर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक आवेदन दिया कि सौर ऊर्जा की लाइन को अनिवार्य तौर पर भूमिगत करने की व्यवस्था से देश का कार्बन उत्सर्जन प्रभावित होगा। इस तर्क में दम है, लेकिन उन पक्षियों का क्या जो एक संरक्षित प्रजाति से हैं। ये कहा जा सकता है कि चूंकि खुले वनों में केवल 200 जीआईवी बचे हैं, इसलिए उन्हें संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। परंतु कल्पना कीजिए कि अगर प्रोजेक्ट टाइगर के पहले जब केवल 2000 बाघ बचे थे तब भी यही दलील दी जाती तो क्या होता। यहाँ अगर वैश्विक तापवृद्धि का व्यापक प्रश्न सामने रखें तो किसी भी प्रजाति का विलुप्त होना पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ता है और इसके ऐसे नुकसानदेह परिणाम हो सकते हैं जो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के मामले इतने इसलिए बढ़े कि छिपकलियों और चिड़ियों की आबादी कम होने से मच्छर बढ़े जिन्हें वे खाती हैं। इसकी वजह से हमें अधिक नुकसानदेह रासायनिक पदार्थों की मदद से मच्छर भगाने पड़ते हैं, जिससे वैश्विक ताप बजट में भी इजाफा होता है। पर्यावरण से जुड़ा कोई भी उपाय अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन सरकार जोखिम को संतुलित कर सकती है। हम प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, लेकिन इसके कारण आबादी का जो विस्थापन हुआ उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ वन्यजीव अभयारण्य मसलन कान्हा और कॉर्बेट में जमीन गंवाने वाले स्थानीय लोगों को गाइड या ट्रैकर के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। सौर ऊर्जा डेवलपरों की दुविधा से कोई नया हल निकाला जा सकता था, जहां सरकार व्यय में साझेदारी करती और स्वच्छ ऊर्जा तथा पक्षियों के संरक्षण के रूप में दोनों काम हो जाते। प्रश्न यह है कि सबसे बड़ी अदालत का ताजा निर्णय जो संवैधानिक मूल्यों के साथ विकास के मुद्दे को रेखांकित करता है, वह जलवायु न्याय तक नागरिकों की पहुंच में कितना इजाफा करेगा। यह निर्णय 1980 के दशक के न्यायशास्त्र पर आधारित है। MC मेहता बनाम भारत सरकार का प्रसिद्ध मामला भी इसका हिस्सा है, जिसके तहत कहा गया था कि प्रदूषण रहित माहौल में जीवन बिताना अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों का हिस्सा है।
इसके बावजूद भारत के शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में प्रमुखता से नजर आते हैं। यह निर्णय ये सवाल भी खड़ा करता है कि सरकार बढ़ती गर्मी और ग्लेशियर पिघलने के कारण आने वाली बाढ़ से होने वाली मौतों को कैसे रोकेगी। यह वैश्विक तापवृद्धि का सबसे अहम संकेत है। ग्लेशियरों का पिघलना ही वह वजह थी जिससे स्विस महिलाओं के समूह ने मानवाधिकार न्यायालय का रुख किया था। उनका कहना था कि स्विस सरकार से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में कामयाब नहीं रही। वहां की सरकार ने कहा था कि वह 2030 तक उत्सर्जन को 1990 के स्तर के 50% तक कम करेगी, लेकिन जनमत संग्रह करके कड़े उपायों को नकार दिया गया। यह मामला गत गर्मियों में लगे जलवायु लॉकडाउन की वजह से अदालत में गया, क्योंकि इससे कई बुजुर्ग महिलाओं को घर में कैद रहना पड़ा। इस फैसले का वास्तविक असर स्पष्ट नहीं है। कुछ टीकाकारों का मानना है कि इसके बाद राष्ट्रीय अदालतों में वाद और वित्तीय जुर्माना लग सकता है। इससे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, पेरू और दक्षिण कोरिया जैसे देश के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। नॉर्वे में तेल और गैस खनन अधिकारों को लेकर एक मुकदमा चल रहा है। दिलचस्प बात है कि स्ट्रासबर्ग की अदालत ने 6 पुर्तगाली युवाओं द्वारा 32 यूरोपीय सरकारों के खिलाफ लाए गए मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकारों का कार्बन उत्सर्जन देश की सीमाओं के परे लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसके चलते कई जगहों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायालय यही सही हो सकता है, लेकिन युवाओं ने मुद्दे की सही पहचान की। जलवायु परिवर्तन संबंधी कदम केवल किसी एक देश की चिंता का विषय नहीं हो सकते। इसके लिए वैश्विक सहयोग और कदमों की जरूरत है, जैसा कि ये फैसले बताते हैं। जलवायु परिवर्तन के मामले में कीमत युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, बेजुबानों और जीव जंतुओं को चुकानी पड़ रही है। नक्सली चुनौती। जनसत्ता। छत्तीसगढ़ के कांकर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया। निसंदेह यह बड़ी कामयाबी है। इस वर्ष इस घटना सहित अब तक करीब 80 नक्सली मारे जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं। जल्द ही उन पर पूरी तरह नकेल कसी जा सकेगी। केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे दावे बहुत समय से करती आ रही हैं, मगर हकीकत यह है कि अनेक उपायों, रणनीतियों और प्रयासों के बावजूद वहां माओवादी हिंसा पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। थोड़े थोड़े समय पर नक्सली सक्रिय होते हैं और घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला कर देते हैं। अगर सचमुच नक्सलियों को कुछ इलाकों तक समेट दिया गया होता और उनके संगठन कमजोर हो गए होते तो उनके पास अत्याधुनिक हथियारों की पहुंच संभव न होती। सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनके पास कारगर संचार प्रणाली न होती। छत्तीसगढ़ में करीब 40 वर्ष से माओवादी हिंसा का दौर चल रहा है। इस बीच अनेक रणनीतियां अपनाई गई, मगर वे कारगर नहीं हो पाई। चुनाव के माहौल में सुरक्षा बलों की ताजा कामयाबी से नक्सली उपद्रवियों का मनोबल जरूर कमजोर होगा। पर इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए व्यवहारिक कदम की अपेक्षा अभी बनी हुई है। दरअसल आदिवासी इलाकों में माओवादी हिंसा की कई परतें हैं। आदिवासियों को लगता है कि सरकार उनके जंगल और जमीन छीनकर उद्योगपतियों को सौंप देना चाहती है। वे इसका विरोध करते रहे। शुरू में इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की गई, मगर वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। फिर बंदूक के जरिए उन पर काबू पाने का प्रयास किया जाने लगा। फिर आदिवासियों और समर्पण करने वाले नक्सलियों को ही बंदूक देकर नक्सली संगठन के खिलाफ खड़ा करने की रणनीति अपनाई गई। उसमें काफी खून खराबा हुआ, मगर नक्सली समस्या को समाप्त कर पाना संभव न हो सका। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अत्याधुनिक संचार तकनीक के जरिए उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी, पर उसमें भी बहुत कामयाबी नहीं मिल सकी। नक्सली कई मौकों पर सुरक्षा बलों को अपने जाल में फंसाकर हमला करते भी देखे जा चुके हैं। 2 साल पहले इसी तरह उन्होंने बीजापुर में 22 सुरक्षा बलों को मार गिराया था। नक्सली समस्या से पार पाने के लिए 2 तरह के विचार काम करते रहे, जिनमें आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनके इलाके में विकास कार्यक्रमों पर बल देने की सिफारिश की जाती रही। इसके तहत पिछली सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई थी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। दूसरा विचार बंदूक के बल पर नक्सलियों के सफाई का रहा है, मगर हकीकत यह है कि इससे निपटने के लिए कोई व्यावहारिक नीति आज तक नहीं बन सकी है। हजारों निरपराध आदिवासी जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाया जा सका है। 5-6 साल पहले एक नीति बनाने पर जरूर जोर दिया गया था, जिसमें उससे बातचीत का प्रस्ताव भी था, मगर वह नीति नहीं बन सकी। सबसे जरूरी है स्थानीय आदिवासियों में यह भरोसा पैदा करना कि सरकार उनके जीवन में बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। उनके जल, जंगल, जमीन के मसले पर संजीदगी से बात हो तो शायद वे हिंसा का रास्ता छोड़ने को तैयार हो जाएं। धन्यवाद।